हेलो बच्चों, इस वीडियो में भी एंड में एक पज़ल है, सॉल्व कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है, उसका आंसर होगा। ठीक है, तो आज भी मैं थोड़ा सा कंप्यूटर स्टडीज़ को ही आगे बढ़ाता हूँ। आज भी थोड़े नंबर के बारे में पहले देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे और मैं और टेक्स्ट के बारे में भी बताऊँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा नंबर का और नॉलेज अपने को हो जाना चाहिए तो अच्छा रहता है। तो अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट डे बताया था कि किस तरह से नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन नंबर एक ही टाइप का तो नहीं होता है ना। अब जैसे मैंने आपको सिर्फ बताया कि जो भी नॉर्मल नंबर्स होते हैं, जैसे 5, 7, 8, 100, 200, 250, इन सब नंबर्स को आप कैसे कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो, है ना। स्टोर कर सकते हो मतलब रख सकते हो, किसी मेमोरी में रख सकते हो, मेमोरी कार्ड में रख सकते हो, है ना। मेमोरी कार्ड में भी रखते हैं ना, वो भी क्या है, एक स्टोरेज के लिए दिया गया है, तो उसमें भी रखा जा सकता है। अब क्या है कि कई बार ऐसा होगा कि डेसिमल में नंबर आएंगे, है ना, डेसिमल में नंबर आएंगे, या फिर कई बार नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे, नेगेटिव नंबर्स आएंगे, तो उन सब को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आज थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो पहले तो मैंने आपको इंटीजर्स का बताया था कि इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आया था कि 0 और 1 के थ्रू हम लोग उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब कई बार क्या होता है, जैसे कैलकुलेटर में ही देखो, तो कैलकुलेटर में अगर आप किसी एक बड़े नंबर को दूसरे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो कई बार क्या होता है कि वो उसका जवाब नहीं दे पाता है, उसका जवाब नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे पाता है, आखिर क्यों नहीं दे पाता है, तो उसका भी एक लिमिटेशन होगा ना, आप खुद सोचो। जवाब नहीं दे पाता है तो किसी कैलकुलेटर में ओवरफ्लो दिखाता है, एरर दिखा देता है, किसी कैलकुलेटर में ई के फॉर्म में आ जाता है, मतलब कि परफेक्ट जो आपको आंसर चाहिए ट्राई करके देखना, वो नहीं दिखाता है। यहाँ तक कि मोबाइल का भी एक लिमिटेशन होता है, फ़ोन में भी एक बड़े से बड़े नंबर मल्टीप्लाई में कुछ करने के बाद उसका जवाब नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आ पाता है, तो क्योंकि उसमें नंबर ऑफ जो बिट्स होते हैं उसकी जितनी क्षमता होगी उतना ही तो वो जवाब दे पाएगा। किसी में अब 8 ही बीट है ना, 8 ही ऐसे 8 बिट्स हैं, ठीक है। तो 8 बिट होने के बाद आप खुद सोचो वो कहाँ तक, कितने नंबर्स, कितने डिफरेंट चीज़ों को बता सकता है। 2⁸ डिफरेंट चीज़ों को बता सकता है। उससे ज़्यादा बता पाएगा क्या? नहीं बता पाएगा, समझे आप। 2⁸ नंबर्स को ही बता पाएगा। तो अब इस केस में क्या होगा, कंप्यूटर आपको एरर दिखाने लगेगा। कंप्यूटर में भी ट्राई करना, वहाँ पे वो एरर दिखाने लगता है। तो ये चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कई बार अब नए जो आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी, बहुत ज़्यादा रैम सबके साथ दिया जाता है, क्योंकि और भी ज़्यादा वैल्यूज़ वहाँ पे आ पाए। बस ये सिंपल सा लॉजिक मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक नेगेटिव नंबर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, एक नेगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं किसी मेमोरी में। तो इसे समझने के लिए हम लोग एक ऐसा कंप्यूटर का इमेजिन करते हैं जिसके पास सिर्फ 4 बिट्स हैं। ध्यान से देखना, जिसके पास सिर्फ 4 बिट्स हैं। बिट्स आपको पता है क्या होता है। तो 4 बिट में वो क्या करेगा, जैसे 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट। तो 4 बिट में वो क्या करेगा, पहला जो उसका बिट होगा, जो फर्स्ट बिट होगा, उसको वो यूज़ करेगा साइन बताने में। उसको वो क्या यूज़ करेगा, साइन बताने में यूज़ करेगा कि साइन उसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। समझ रहे थे ध्यान से। वैसे 4 बिट बहुत ही कम है, कंप्यूटर में 4 से बहुत ज़्यादा बिट्स होते हैं, लेकिन अगर 4 ही बिट हो तो वो पहले में या तो वो प्लस बताएगा या फिर माइनस बताएगा पहले बिट से, है ना। और दूसरे बिट से फिर नंबर, मीन्स अब उसे नंबर बताने के लिए कितने बिट्स बचे, 3 ही बिट बचा। तो 3 बिट से ज़्यादा क्या नंबर बताया जा सकता है, कल मैंने बताया था आपको। तो 3 बिट से ज़्यादा 7 तक के नंबर्स को बताया जा सकता है, क्योंकि 2⁵ करते हैं ना। तो क्या 8 आता है, आपको लगेगा 8 तक, बट 0 भी तो होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 3 बिट्स के साथ इतने ही नंबर बताया जा सकता है। तो अगर 4 हुआ तो फिर उतने ही नंबर बताए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 अगर होता, पहले में 0 अगर होता, पहले बिट के जगह पे, तो 0 का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर। 0 का मतलब क्या होता है, अ पॉजिटिव नंबर। और पहले बिट पे अगर दे दिया 1, तो 1 का मतलब क्या होता है, अ नेगेटिव नंबर। समझ रहे आप, उसका मतलब क्या होता है, एक नेगेटिव नंबर। तो आपके सामने अगर ऐसे लिखा हो 0 1 1 1, पहले ही बता दिया जाएगा कि देयर इज अ कंप्यूटर विच हैज़ एग्जैक्टली 4 बिट्स, 4 बिट है। तो आप क्या समझोगे, अच्छा पहला 0 है मतलब कि वो एक पॉजिटिव नंबर है। 1 1 1 मतलब 1 मतलब ये 2⁵0 2⁵1 2⁵2,
ऐसे समझने मैंने बताया था। तो ये 4 होता है, ये 2 होता है, ये 1 होता है, ये सबको ऐड करके क्या आएगा 7 आएगा। मतलब ये क्या नंबर था 7 था। और अगर यही ऐसे होता 1 1 1 1 लेकिन पहले ही दिया होता है देयर इज अ 4 बिट कंप्यूटर, मतलब 4 ही बिट है उस कंप्यूटर में, तो अपने को पता है कि पहला बिट किसके लिए यूज़ होता है, साइन के लिए। तो अब ये क्या हो गया, एक माइनस साइन हो गया। बताया था मैंने 0 मतलब प्लस होता है, 1 मीन्स माइनस होता है। तो माइनस और 1 मीन्स वापस से 2 स्क्वायर, 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 0, क्या आ गया 7। तो ये नंबर क्या रहा -7 रहा। समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से कंप्यूटर आपको ये बताता है कि आप पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर कैसे स्टोर कर सकते हो। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि कंसिडर अ कंप्यूटर दैट यूजेस 6 बिट्स टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 bit फॉर द साइन एंड 5 bits for the actual number। ठीक है, तो what's the largest positive integer it can represent। अब क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, आपको आंसर देने का तरीका चेंज कर रहा हूँ जिससे कि आप और ज़्यादा एक्टिव बन पाओ और सीख पाओ। इसको मैं बोलता हूँ क्वेश्चन 1। तो आप क्या कर सकते हो कि कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हो, यूट्यूब पे ही कमेंट बॉक्स पे ही आप बता सकते हो कि क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा। तो वहीं पे आप लिखो क्वेश्चन 1 आंसर इज़ दिस। ठीक है, वहीं पे आप पूछ सकते हो, मैं वहीं पे आपको जवाब भी दे दूंगा। ओके, तो इसका जवाब आप दीजिए कि यहाँ मैंने जो भी पूछा है, तो लार्जेस्ट किस नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर 6 बिट का कोई इंटीजर है जिसमें 1 बिट को साइन के लिए यूज़ किया जाता है, बाकी 5 बिट्स को किस किस के लिए यूज़ किया जाता है, नंबर्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वही जो मैंने इससे पहले थोड़ा सा बताया था, एक टॉपिक हम लोग देखते हैं, ओवरफ्लो एक टर्म होता है। क्या होता है, ओवरफ्लो। अब ओवरफ्लो नाम देख के होता है कि पानी ओवरफ्लो होने लगा, मतलब पानी जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा होने लगा। तो आप ये सोचो कि क्या होगा अगर हम लोग एक 4 बिट के कंप्यूटर में, 4 बिट का कंप्यूटर है, उसमें हम लोग 7 से ज़्यादा बड़ा नंबर डालेंगे। तो अगर 7 से बड़ा नंबर उसमें इनपुट कर दिया, अब 4 बिट का कंप्यूटर मतलब आपने देखा था 4 बिट के कंप्यूटर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या स्टोर कर सकते हैं, 7 स्टोर कर सकते हैं। यहाँ देखो 4 बिट का था, एक साइन के लिए, बाकी इधर ये समझना ध्यान से, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा तो आप इसके बारे में बार बार सोचना। तो 7 से अगर ज़्यादा डाल देंगे तो कंप्यूटर ऐसे दिखा देगा कि ओवरफ्लो एरर, मतलब कि उनके क्षमता से बाहर जा चुका है। उसके मतलब ऐसा हो गया कि वो चीज़ उसने पढ़ी नहीं है, आपने उससे वो बात पूछ दिया। या फिर वो ऐसे बोल सकता है, ऐसे डिस्प्ले कर सकता है कि नंबर इज़ टू लार्ज, नंबर इज़ टू लार्ज, ऐसा कुछ बता देगा वो, है ना। मतलब उससे ज़्यादा वो स्टोर नहीं कर पाएगा। या फिर कुछ कंप्यूटर ऐसे भी बन सकते हैं, ध्यान देना, मैं ऐसा नहीं बोल, अब सब कुछ अलग अलग होता है ना, अपने अपने अलग अलग कंपनी अपने तरीके से सीपीयू बनाता है, अपने कंपनी से कोई भी दिमाग बनाता है ना, सबका दिमाग अलग अलग होता है। तो कोई कैलकुलेटर या कंप्यूटर आपको ये बता सकता है, कोई ये बता सकता है, कोई ये भी बोलेगा कि उससे कितना भी बड़ा नंबर डालो, वो क्या करेगा, वो जितना तक बता सकता है वहाँ तक आपको बता देगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। समझ रहे हो, वो बोल देगा कि हाँ आंसर इज 7। ऐसे भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि ऐसा बोल दे, कितना भी बड़ा नंबर डालो आप, वो बोलेगा कि नहीं 7 ही है, क्योंकि उसको 7 तक ही पता है ना। समझ रहे हो आप, उसने 7 से ज़्यादा सीखा ही नहीं है, तो वो 7 तक ही आंसर दे सकता है। तो ये बातें भी हो सकती है। तो इस सिचुएशन में से बचने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए, है ना, हम लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ मेरे कंप्यूटर का लिमिटेशन क्या है या मेरे कैलकुलेटर का लिमिटेशन क्या है। जैसे कि कई लोग ऐसे बोलते हैं ना, आपको पता होगा कि ये कैलकुलेटर में ज़्यादा से ज़्यादा 8 डिजिट तक ही दिखा सकता है, या किसी कंप्यूटर में 10 डिजिट तक ही, किसी कैलकुलेटर में 10 डिजिट तक ही दिखा सकता है ना। तो वो लिमिटेशन हम लोगों को पता है ना। तो क्या होता है, हम लोगों को आइडिया रहेगा कि हाँ इससे ज़्यादा ही बताएगा तो गलत बता देगा, या इससे ज़्यादा करूँगा तो आएगा ही नहीं, ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। समझ रहे हैं आप। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, मुझे लगता है अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपको मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि ऑन अ कंप्यूटर which
uses 6 bits, ऐसे मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा क्योंकि ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। 6 bits to represent integers, ठीक है, with 1 bit to represent the sign. So which of the following is overflow? इनमें से क्या ओवरफ्लो है? तो ऑप्शन में दे रहा हूँ A 23 + 7, ऑप्शन B 2 + 30, ऑप्शन C 29 + 2 या फिर ऑप्शन D 14 + 16। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हो। मैं बहुत इजी क्वेश्चन आज पूछ रहा हूँ, है ना। तो आप आराम से इसका जवाब दो कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन 2 है, देखते हैं किसका सही आता है ना। अब देखते हैं कि हम लोगों के कंप्यूटर का लिमिटेशन क्या होता है। हम लोगों के कंप्यूटर का लिमिटेशन क्या होता है, मतलब कि एक जनरल अगर आपके पास कंप्यूटर हो, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसा इमेजिन करो कि जनरली जैसा कंप्यूटर आजकल चल रहा है, आजकल के जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं वो 64 बिट्स आर्किटेक्चर का होता है। क्या होता है? 64 बिट आर्किटेक्चर का। इससे पहले 32 बिट का भी आता था, आजकल बहुत आगे बढ़ चुका है सब कुछ। तो समझो कि ये कितने बड़े नंबर को स्टोर कर सकता है। आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि ये अगर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज़ करें तो उसमें ये, जैसे हर एक, अब कंप्यूटर में भी लैंग्वेज की बात होती है। कंप्यूटर के भी अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं, है ना। समझता कंप्यूटर बाइनरी है, समझता बाइनरी है, लेकिन अब हम लोग क्या है, हम लोग हर चीज़ को बाइनरी में नहीं डाल सकते ना। हम लोग हर चीज़ को ऐसे बाइनरी में कन्वर्ट करके डालेंगे तो वो नहीं चलेगा। तो हम लोगों के डालने के लिए अलग अलग लैंग्वेज बना दिया गया है, बहुत सारे लैंग्वेजेस आ गए हैं। उन लैंग्वेज का यूज़ करके हम लोग कंप्यूटर में कुछ इनपुट करते हैं और फिर कंप्यूटर उसको बाइनरी जैसा समझता है, कन्वर्ट कर लेता है बाइनरी में। तो एक लैंग्वेज होता है जो कि बहुत ही मोस्टली यूज़ किया जाता है, जावा। क्या यूज़ किया जाता है? जावा, JAVA, जावा स्क्रिप्ट। ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज होता है। अगर और डिटेल में पढ़ोगे तो आपको इस लैंग्वेज के बारे में पता चलेगा। तो जावा स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज होता है, C++ एक लैंग्वेज होता है, C एक लैंग्वेज। ये सब लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेजेस का नाम होता है। जैसे इंसानों का अलग अलग लैंग्वेज होता है ना, वैसे कंप्यूटर का भी अलग अलग लैंग्वेज होता है, जिसमें कि इंसान उसमें चीज़ें ऐसे इनपुट करते हैं। कुछ लैंग्वेज के थ्रू ये चीज़ भी सॉफ्टवेयर बनाया गया होगा यूट्यूब, जिसके थ्रू आप सुन पा रहे हो, है ना। तो जावा स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज होता है, इस लैंग्वेज में आप ये जानो, अगर 64 बिट आर्किटेक्चर का कोई कंप्यूटर है तो उसमें पता है किस नंबर, लार्जेस्ट नंबर क्या स्टोर कर सकता है वो कंप्यूटर? वो होगा 9007199547409992। ये नंबर आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर का लार्जेस्ट नंबर है, ये लिमिटेशन है उसका। इससे बड़ा नंबर डालने के बाद वो नहीं हो पाएगा, वो एरर दिखा देगा कि नहीं, इससे ज़्यादा मैं नहीं दिखा सकता हूँ। ये आजकल के कंप्यूटर का लिमिटेशन होता है। ये आप करके देखोगे तो ये 2⁻52 - 1 होता है। ये क्या होता है? 2⁻52 - 1 होता है। मतलब कि ये 52 बिट का यूज़ करता है नंबर को स्टोर करने में। तो आपके मन में सवाल आएगा, सर उसके पास तो 64 बिट था ना। तो आ रहा हूँ वहाँ पे भी। 64 बिट में वो 52 बिट का यूज़ करता है नंबर को स्टोर करने में, और उससे ज़्यादा जाएंगे हम लोग तो फिर हम लोग डेंजर जोन में है। मतलब कि गलत सलत कंप्यूटर समझने लगेगा, मतलब उसके दिमाग से बाहर की चीज़ हो जाएगी, है कि नहीं? समझ रहे हैं आप? तो अब जो ये 52 बिट मैंने बताया, ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया कि 52 बिट है, तो उसके अलावा जो बिट होता है ना, उसके अलावा जो बिट होता है उसका वो क्या यूज़ करता है? तो आप समझो कि उसमें एक बिट का यूज़ वो साइन के लिए करता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक बिट का यूज़। अभी हम लोग सिर्फ नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर नंबर स्टोर करने जाएंगे हम लोग तो 64 बिट के आजकल के कंप्यूटर में 52 बिट का यूज़ होगा नंबर स्टोर करने में। स्टार्टिंग का जो पहला बिट होगा वो साइन बताएगा कि प्लस है या माइनस, है ना। और जो 11 बाकी बिट बचे ना, 11 बचे ना, 11 बिट जो होगा उसका यूज़ होगा एक्सपोनेंट बताने में। अब आपके मन में सवाल आएगा कि एक्सपोनेंट क्या होता है? तो एक्सपोनेंट का यूज़ करके वो डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। समझे आप? मतलब कि अगर कोई नंबर डेसिमल में अगर नहीं आया तो अच्छी बात है,
अगर नहीं आया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आ गया तो डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए वो 11 बिट का यूज़ होता है, उसका यूज़ करके डेसिमल नंबर को स्टोर किया जाता है। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से कंप्यूटर नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर को मैंने बताया, इस प्रकार वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए आप? ओके, तो अब देखते हैं हम लोग कि किसी भी मीन्स इस प्रिंसिपल का यूज़ करके हम लोग टेक्स्ट को कैसे बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ABCDEFGH ये सब को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा मेरे दिमाग में पहले बहुत आया करता था कि आखिर किस तरह से ABCDEF इन सब को लिख देते हैं, या फिर जो इमेजेस दिखता है वो सबको कैसे लिखा जाता है कंप्यूटर में, कैसे कंप्यूटर समझ जाता है वो सब चीज़। तो ये सब चीज़ें कंप्यूटर के लिए बहुत ही नॉर्मल चीज़ें होती है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एक एग्जांपल देखो कि अगर मैंने मान लो आपको बोल दिया है ना, आपको मैंने बोल दिया कि आज से जो ये वाला ये सिंबल जो है ना, अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर कहीं पे X मैं आपको बोलूँ तो आप समझ जाना कि ये सिंबल है वो। अगर मैं बोलूँ कि राम की बात करें, कहीं पे ये सिंबल लिखा हुआ राम, अगर कहीं पे आपको ऐसा दिखे कुछ तो मतलब समझ जाना कि ये राम है। तो यही प्रिंसिपल यूज़ होता है टेक्स्ट को स्टोर करने में कंप्यूटर में। ठीक है, यही चीज़ यूज़ होता है। तो अब आगे मैं क्या कर सकता हूँ, अब बाइनरी में इसको इंस्टॉल करना है तो पहले ही उसमें ऐसा मतलब फिक्स कर दिया गया, मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर कहीं पे 01 लिखा है तो मैं समझ जाऊँगा कि वहाँ पे कंप्यूटर समझ जाएगा कि अच्छा ये इसकी बात कर रहा है। अगर 10 लिखा हुआ है तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि मान लो कुछ भी, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ। और अगर यहीं कहीं पे 11 लिखा हुआ है तो कंप्यूटर कुछ ऐसा स्टोर कर लेगा, ऐसे उल्टा। मैं ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ, समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ को हम लोग अगर देखा जाए तो इस चीज़ के थ्रू ही पूरा सिस्टम काम करता है कि पहले ही स्टोर कर दिया जाता है बाइनरी में, है कि नहीं? पहले ही उसको इंस्टॉल कर दिया और पहले ही बता दिया गया कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस चीज़ की शुरुआत कैसे हुई। इस चीज़ की शुरुआत हुई 1960 सब के टाइम में, 1960s में एक कीबोर्ड आया या फिर एक एनकोडिंग आया। एनकोडिंग क्या होता है मैं बताऊंगा, जिसका नाम होता है आस्की एनकोडिंग। अब आस्की एनकोडिंग के थ्रू क्या हुआ, ये एक तरह से वन ऑफ द पहला स्टैंडर्ड, मतलब जो कि पूरे वर्ल्ड ने फॉलो किया, वो पहला इस टाइप का था जिससे कि टेक्स्ट वगैरह बहुत सारे सिंबल को रिप्रेजेंट किया गया, है ना। और वहीं से थोड़े से टाइपराइटर्स भी स्टार्ट हुए, वो सब चीज़ें भी आई, है ना। तो ये सिस्टम क्या कहता है, इसको आस्की जो बोलते हैं, ये सिस्टम ये कहता है कि अगर हम लोग ऐसा कुछ करें कि ऐसा पहले ही फिक्स कर दिया जाए, ऐसा पहले ही फिक्स कर दिया जाए कि जब कहीं भी कुछ पर्टिकुलर 0101 लिखा हो तो उसको समझा जाएगा कि ये A है या B है या C है या D है, इस टाइप का कुछ समझा जाएगा, पहले ही फिक्स कर दिया गया। ठीक है, आप समझना थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। तो उसमें क्या किया गया, ऐसे एक चार्ट बनाया गया, है ना, ऐसा एक चार्ट बनाया गया। उस चार्ट में ऐसे लिखा गया, है ना, देखो एक उस चार्ट में लिखा गया कि कहीं पे अगर इस तरह से लिखा हो 000, फिर इधर लिख दिया 001, है ना, इधर लिख दिया 00, ध्यान से देखना 010, इधर लिख दिया 011, इधर लिख दिया 100, ठीक है। उसके बाद लिख दिया, एक मिनट, वन जीरो के बाद 101 ऐसे लिख दिया। फिर आ गया क्या, 101 के बाद 110 और उसके बाद आ गया 111। तो अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे सिर्फ तीन बिट का यूज किया गया है,
3 बिट का यूज़ करके ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ये पॉसिबिलिटी दिखाया गया। और फिर इधर क्या किया, इधर 4 बिट का यूज़ कर लिया। अब ध्यान से देखना, 3 बिट का उधर यूज़ किया था, 4 बिट का इधर यूज़ कर लिया। मैं आपको लास्ट में आपको सब समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखते रहोगे तो। फिर 0 0 0 1, फिर इधर 0 0 1 0। ध्यान से देखो तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 है बाइनरी में। ठीक है, 3 बिट का यूज़ किया गया। फिर 0 0 0 ये हो गया, और उसके बाद फिर आप खुद समझो क्या होता है। 0 0 1 1 होता है, 0 0 0 1 0 0 होता है। मैं सारे नहीं लिख रहा हूँ। तो इस तरह से 4 बिट की जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं सबको लिख दिया गया। तो इससे आप समझो कि फ़ायदा क्या हुआ कि सबसे अच्छा एनकोडिंग, उसको एनकोडिंग मतलब कि कंप्यूटर में कुछ डालना, ऐसा सेट कर देना कि हाँ यह होने के बाद आपको अलग अलग टाइप का, मीन्स फिक्स कर दिया गया कि हाँ ये दबाया जाएगा, उसका मतलब कंप्यूटर ये समझेगा। बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, मैं आप मानता हूँ, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको समझाने का, है ना। आप समझ जाओ तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो फिर क्या किया गया, फिर ऐसे सोचा गया अच्छा अब ना इन सब चीज़ों को फिक्स कर दिया गया कंप्यूटर में, कि कंप्यूटर को ऐसा बता दिया गया कि जब कभी भी आपको ए बताया जाए तो आप मतलब ए के लिए इन इन बिट्स का यूज़ किया गया। अब ए के लिए मैं आपको बताऊंगा एक एक करके किस किस बिट्स का यूज़ किया गया। मतलब कि ऐसा ऐसा देखा गया, फिक्स कर दिया गया। अब बहुत सारे सिंबल भी होते हैं, तो सिंबल क्या क्या यूज़ हुआ बताता हूँ। ये 4 0, इधर से 4, इधर से 3, है ना। तो 3 बिट का यूज़ करके 8 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आ गए, है ना। और इधर से 4 का यूज़ करके कितने आ गए, 16 डिफरेंट आ गए। 2⁴ होता है ना, तो देखो 16 इधर, 4 इधर। तो इस प्रिंसिपल का यूज करके टोटल 128 डिफरेंट डिफरेंट सिंबल को असाइन कर दिया गया कंप्यूटर में कि हाँ इस चीज का मतलब यही होता है ना। वो मैं बताता हूं क्या क्या। मीन्स ये अगर 0 0 0 0 और इधर 0 0 0 हुआ तो उसको NUL, मतलब कि आप कंप्यूटर NUL को 7 बार 0 के रूप में समझता है टेक्स्ट के फॉर्म में, है ना। और अगर उसके आगे का देखा जाए तो ऐसे ही बहुत सारे थे। SOH नेक्स्ट सिंबल हो गया, ये सब डिफरेंट डिफरेंट सिंबल थे। STX एक डिफरेंट सिंबल हो गया, है ना। वैसे ही अब 0 0 1 में आएंगे हम लोग। 0 0 1 0 0 0 इस टाइप का कुछ हुआ तो वो डिलीट हो गया, DLE, ये सिंबल उसका होता है, फिक्स कर दिया गया। मैं अच्छे से समझ रहा हूँ कि ये आपके लिए समझना अभी बहुत कठिन है, बट फिर भी कोशिश कर सकते हो, क्योंकि आप ये समझ लो कि ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि ये बहुत ऊपर के कक्षाओं में पढ़ी जाती है। आजकल जो बाहर के जो बहुत स्टैंडर्ड स्कूल होते हैं, जो बाहर के बहुत जगह की जो पढ़ाई होती है, या फिर बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, उन सबको ये सब चीज़ें पता होता है, कि ये सब अच्छे से पता होता है कि हाँ इसमें ये चीज़ें होती हैं। तो मैं वही चाह रहा हूँ कि आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारी मिल जाए। अब जो लोग समझ नहीं, कुछ 100% नहीं तो 50% तो आप समझ पाओगे। DC2 ऐसे, DC3, है ना, ये सब सिंबल बना दिया गया। ये सब एक टेक्निकल टर्म्स होते हैं जिसकी अभी आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है ABCD की ना, तो मैं वहाँ पे भी आ रहा हूँ। और टेक्स्ट में अगर फिर यहाँ पे भी ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हुई, SP हुआ, ये एक्सक्लेमेशन साइन हुआ, ये हुआ, ये सब आप देखना कि जितने भी पॉसिबल साइन होते हैं ना, स्टार्टिंग में 128 वैसे साइन को असाइन कर दिया गया कि हाँ ये ऐसा होता है। मतलब कि ऐसे अगर समझ रहे हो ना, मैं आप 2-3 बार ये चीज़ें बोल चुका, आप समझ गए होंगे। अब ए की बात करें, ऐसे बहुत सारे सिंबल आए। ए यहां से स्टार्ट हुआ, 100 से ए स्टार्ट हुआ, यहां पे @ रखा गया, है ना। ये प्रॉपर चार्ट बनाया, आप कहीं पे भी देखोगे, बाद में भी आपको दिखेगा, प्रॉपर चार्ट बनाया गया और इस तरह से देखा गया। @ यहां रखा गया, मतलब @ का मीनिंग कंप्यूटर के लिए क्या हो गया, @ का मीनिंग कंप्यूटर के लिए ये 4 zeros और इधर 100 हो गया। समझ रहे, पहले 4 zeros फिर 100, मतलब कि कंप्यूटर के लिए ये मीनिंग हो गया @ का। ए की बात करें तो ए उसका अगला होता है, मतलब कि कंप्यूटर ए को कैसे समझता है। कंप्यूटर के लिए ए 0 0 0 1 1 0 0 होता है, कैपिटल ए के लिए, समझ रहे हो ना। और बी ये होता है, बी कैसे समझता है कंप्यूटर। आप बी टाइप करते हो तो कंप्यूटर में क्या साइन होता है, 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0। बी का मतलब कंप्यूटर के लिए ये होता है, सी का मतलब ये होता है, डी का मतलब ये, ऐसे EFGH आगे आप खुद से लिख सकते हो। और आगे यहाँ पे पी आ जाता है,
समझ रहे हो ना। आगे यहाँ पे P आ जाता है, इधर QRST। कंप्यूटर में इस तरह से ये स्टोर होता है डेटा। सोचो मतलब A स्टोर करने के लिए 7 बिट की जरूरत होती है ना, 4 3 7, समझ रहे हो ना। तो 7 बिट का यूज करके 128 बना दिया गया, सिंपल सी बात है। और इस तरह से असाइन कर दिया गया, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चीजें सेव कर दी गई। और आपको मन में फिर सवाल आएगा, सर स्मॉल ए किधर से आया? स्मॉल ए इधर आता है, इधर ये वाला आप देखो ना, ऊपर ऐसे ऐसे वाला साइन रहता है, कोट वाला, और इधर A B C D ऐसे स्टार्ट हो गया, है ना। स्मॉल ए इधर होता है, मतलब कैपिटल ए कैसे समझता है कंप्यूटर? 0001 100। स्मॉल ए कंप्यूटर कैसे समझता है? 0001 110। स्मॉल ए को ऐसे समझता है कंप्यूटर, समझ रहे आप। इस तरह से टोटल जितने भी पॉसिबिलिटीज थी, बहुत सारे असाइन कर दिए गए। कितने? 128 128 डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट को डाल दिया कंप्यूटर में, है ना। सेव कर दिया कि हाँ ऐसे ही कंप्यूटर समझेगा, और कंप्यूटर सच में वैसे ही समझने लगा, है ना। फिक्स कर दिया ना, सेव कर दिया। तो इसको आस्की कैरेक्टर्स कहते हैं। इससे 7 बिट का यूज हुआ, आप देख रहे हो, और 7 बिट का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे कैरेक्टर्स को कर दिया गया, जिसमें कि 32 कंट्रोल कैरेक्टर्स थे। ये सब कंट्रोल कैरेक्टर ही है ना, 32 कंट्रोल कैरेक्टर्स थे, है ना। और बाकी क्या, ABCD ये सब कुछ भी आ गया उसमें, ठीक है। तो ये सब बहुत, अगर आपको चाहिए कि बाइनरी में A का मतलब क्या होता है, मतलब अगर हम लोग कीबोर्ड में A प्रेस करते हैं ना, तो कंप्यूटर उसको कैसे समझता है? 1 0 0 0 0 0 1। मैं लिख देता हूँ, आपको पीछे अगर कुछ कंफ्यूजन रह गया होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 का मीनिंग कंप्यूटर, A का मीनिंग ये समझता है। B का मीनिंग कंप्यूटर क्या समझता है? B का मीनिंग समझता है 1 0 0 0 0 1 0। C का मतलब कंप्यूटर क्या समझता है? 1 0 0 0 0 1 1। कंप्यूटर के लिए सब C हो जाता है ना। मतलब A दबाते हो तो इस तरह से डेटा सेव होता है कंप्यूटर में। तो समझ रहे हो ना, 7 डिफरेंट रजिस्टर का 7 डिफरेंट बिट्स का यूज हुआ, और इस तरह से स्टोर कर दिया उसको, है ना। बार बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा। कंफ्यूजिंग है मुझे पता है। 1 0 0 0 1 0 0, ये D का मीनिंग होता है। मैं सब नहीं लिखने वाला हूँ, इस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए देता हूँ, आप खुद सोचो, ये चीज़ देखते हैं कौन कर पाता है। कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 हुआ नहीं है, फॉलोइंग दी ASCII स्टैंडर्ड वी कैन एनकोड a 4 लेटर मैसेज, है ना, 4 लेटर मैसेज इनटू बाइनरी। बाइनरी में कुछ 4 लेटर का मैसेज स्टोर करना है। तो 4 लेटर का स्टोर मैं लिख देता हूँ, 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 और 1 0 0 0 1 1 0। तो आपको बताना है कि व्हाट वर्ड डज दैट ASCII एनकोडेड। एनकोडेड मतलब आपने एनकोड किया, मतलब उसके अंदर डाला। डिकोड मतलब कि आपने डिकोड किया, उसका सिंपल मीनिंग बताया। एनकोडेड बाइनरी डेटा रिप्रेजेंट। इसमें से क्या होगा? आपको एक आंसर चूज करना है। ऑप्शन A इज FADE फेड, ऑप्शन B इज CHEF, ऑप्शन C इज BEAD, है ना, ऑप्शन D इज CAFE। अब सोच के बताइए, है ना। मैंने ऊपर लिख दिया है, खुद सोचो कि क्या होगा आखिर। अब खुद ये चीज़ आप ये चार्ट खुद भी बना सकते हो, मैं पूरा नहीं करने वाला हूँ, उतना टाइम नहीं है अपने पास, है कि नहीं। सिंपल है। तो क्या मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये तीनों, अगर मैंने पहले में भी बहुत सारे एग्जाम्पल के लिए मैं देता हूँ ना, हो सकता है इससे पहले मैंने उल्टा भी बोल दिया हूँ, बट अभी आपको कैसे समझना है कि पहले ये तीनों को बोलेंगे, फिर बाद में ये चारों। तो देखो 1 0 0 0 0 0 1 ये वाला हो गया, ठीक है। इस तरह से आप एनकोड करके बताओ इन सब का क्या मीनिंग है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ तो हो गया, बट बाद में ASCII कीबोर्ड के साथ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगे, क्योंकि दुनिया में कितने सारे लैंग्वेजेस हैं, आप सोचो, इतने सारे लैंग्वेजेस हैं। क्या सिर्फ 128 कैरेक्टर से हो जाएगा क्या? 26 कैपिटल लेटर्स, 26 स्मॉल लेटर्स, 52 तो ऐसे ही हो गए, है ना, 52 तो ऐसे ही हो गए। ऐसे ऐसे करके बाकी कितने सारे कैरेक्टर्स हैं,
तो ये इससे प्रॉब्लम आने लगा, है ना। तो अभी फाइनली आस्की कीबोर्ड में बहुत थोड़ा सा चेंज करके फिर कंप्यूटर में स्टोर किया गया। इसलिए कभी कभी देखना, आप कंप्यूटर में जब स्टोर करने जाते हो ना, तो कई चीज़ें वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज में दिखने लगता है। आप में से बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, पता है मुझे, है ना। ऐसे प्रॉब्लम होने लगता था कई बार, तो इसीलिए ये पूरा रखा नहीं गया। आगे फिर और भी कोडिंग के डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम आए, है ना। एक सिस्टम आया, यूनिकोड आया, है ना, एक नाम रखा गया यूनिकोड। वो सिस्टम के थ्रू फिर स्टोर करने किया जाने लगा। इसमें इस कैरेक्टर में भी बाद में देखा गया कि बहुत सारे प्रॉब्लम इसमें भी है। अब मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा कि इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। लास्ट में फिर फाइनली इसके बाद एक डिफरेंट कोडिंग आया, वो था UTF-8। ये कोडिंग का नाम था, मतलब एनकोडिंग UTF-8 किया गया इसका यूज़ करके, और ये 1992 में आया। कब आया? 1992 में आया। इसको कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया, और फिर इसके थ्रू एक्चुअली में UTF-8 और आस्की कीबोर्ड में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। आस्की कीबोर्ड में कितने बिट के यूज़ हुए? 7 बिट का यूज़ हुआ, 128 कैरेक्टर बताए। लेकिन इसमें UTF-8 एनकोडिंग में क्या हुआ कि जो भी 128 वाले प्रॉब्लम थे ना, वो सब यहाँ पे सॉल्व हो गया। और UTF-8 में सिर्फ 8 बिट का यूज़ हुआ, सिर्फ 8 बिट का यूज़ हुआ, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के उन्होंने ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो ये प्रॉब्लम मैं आपको आज नहीं बताने वाला हूँ, ये कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया ये मैं नेक्स्ट डे बताऊँगा। तब तक अगर आप 50% भी ये सारी चीज़ें समझ गए तो समझिए आप लोगों ने बहुत कुछ समझ लिया, है ना। 50% भी आप समझ गए तो अच्छी बात है। तो इस चीज़ को देखो, समझो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, तो फिर बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो अभी अगर कोई कीबोर्ड क्या यूज़ होता है जनरली, मतलब एनकोडिंग कौन सा कंप्यूटर ने सेट कर रखा है, तो वो UTF-8 है। पहले आस्की हुआ करता था, है ना, और अभी थोड़ा सा ही चेंज किया, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया। वो मैं नेक्स्ट डे इसके बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। तो आज मैंने बहुत कुछ बताया। मुझे पता है कि इस चीज़ को समझना थोड़ा सा टफ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली है। तो देखते हैं कौन कौन समझ पाता है, और देखते हैं कितने लोग आंसर भी देते हैं कमेंट बॉक्स में, ओके। तो अब पजल टाइम। आज का पजल बहुत सिंपल है। आज का पजल देखो, आज का पजल क्या है। हर साल क्रिसमस और न्यू ईयर में बताओ कितने दिन का डिफरेंस रहता है? 7 डेज का। 25 दिसंबर को क्रिसमस आता है और 1 जनवरी को न्यू ईयर आता है ना। और दोनों में ठीक 7 डेज का डिफरेंस है। तो 7 डेज का डिफरेंस जब भी होता है, मैंने कैलेंडर भी सिखाया आप लोगों को, तो 7 डेज के डिफरेंस में मतलब क्या होता है कि आज जो दिन है 7 दिन बाद वही दिन होता है। आज अगर मंडे है तो 7 डेज बाद भी मंडे ही होगा, है ना। तो 25 दिसंबर को जो डे होता है ना, 1 जनवरी को वही डे होता है। कितनी अच्छी बात है ना। 25 दिसंबर को अगर संडे है तो 1 जनवरी को भी संडे ही होगा। लेकिन 2015 में क्या हुआ? 2015 में क्रिसमस को पता है क्या था? एक मिनट। 2015 में क्रिसमस को था फ्राइडे, है ना। क्रिसमस को फ्राइडे था, और देखो कितनी अलग हो गया। और नए साल को क्या था? थर्सडे था, है ना। क्रिसमस को फ्राइडे था और नए साल को थर्सडे था। तो बताओ ऐसा क्यों हुआ, जबकि वो 7 डेज का डिफरेंस होता है और फिर दोनों में सेम डे होना चाहिए, लेकिन वहां पे चेंज हो गया। क्रिसमस को फ्राइडे आ गया और नए साल को थर्सडे आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ? बहुत सिंपल सा आंसर है, मुझे पता है कई लोग आंसर देंगे इसका। ऐसा क्यों हुआ आप सोचिए और बताइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे मिलते हैं। बाय बाय।